ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। नेपाल में ओली सरकार का तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन हिंसा का दौर खत्म नहीं हुआ है। नेपाल में भड़की विद्रोह की आग कब बुझेगी, ये हम आपको बताने वाले हैं। जेनजी क्रांति के 24 घंटे के अंदर पीएम ओली को पद छोड़ना पड़ा। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के गुस्से ने कुर्सी छोड़ने को मजबूर किया, या किसी और के इशारे पर नेपाल में ओली को हटाया गया? ये खबर भी आपके लिए होगी। तीसरी खबर में बात देश के उन किसानों की करेंगे जो अपनी मेहनत से देश का पेट भरते हैं, लेकिन खाद की बोरी मांगने पर उन्हें पुलिस की लाठी मिलती है। मोहन राज में किसानों पर लाठीचार्ज का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट नेपाल का बागी। भारत की बात में हम आपको नेपाल की हर खबर और वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में 767 सांसदों ने मतदान किया। चुनाव में कुल 98.2% वोट पड़े। इसमें राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। पहली वरीयता में सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीत गए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन अब देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। आज दिन भर वोटिंग की तस्वीरें तो आप देख ही रहे थे, संसद भवन से जो सामने आ रही थी। अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हुए हैं उसमें 767 सांसदों ने मतदान किया। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, क्या कुछ और जानकारी आप दे सकते हैं इस पूरी वोटिंग को लेकर? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आप शपथ ग्रहण कब होगा? प्रतिभा, शपथ ग्रहण के बारे में अभी आधिकारिक जानकारी आ जाएगी, लेकिन इस सबके बीच में एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगा। जो एक बड़ा दावा किया गया है एनडीए की तरफ से, एनडीए की तरफ से बड़ा दावा यह किया गया है कि इंडिया गठबंधन में, यानी कि जो विपक्षी खेमा था उसमें टूट हुई है, उसमें क्रॉस वोटिंग हुई है। और दावा यह किया गया है कि 14 विपक्षी सांसदों ने एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनके पक्ष में मतदान किया है। क्योंकि अभी जब जो है बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल से मैंने बात की है, उन्होंने कहा कि हमको अंदाजा था, हमारा जो फिगर था वो 438 का था, लेकिन जो वोट मिले हैं वो 452 मिले हैं। यानी कि 14 ऐसे सांसद हैं जो विपक्षी खेमे के थे, इंडिया ब्लॉक के थे, और उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर हमारे पक्ष में मतदान किया है। इस बात का जिक्र किया है संजय जायसवाल ने। और एक और बड़ी खबर देना चाहूंगा कि शिवसेना के सांसद हैं नरेश मस्के, उन्होंने दावा किया है कि ये जो 14 सांसद हैं इसमें से अधिकतर महाराष्ट्र से आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के जो है गवर्नर रहे हैं ये सीपी राधाकृष्णन रह चुके हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे से आने वाले सांसदों ने उनका समर्थन किया है और विपक्षी खेमे में हुई है एक टूट। जी, बड़ी बात बता रहे हैं अंकित गुप्ता। समर्थन की उम्मीद तो एनडीए कर ही रहा था अपने उम्मीदवार के लिए, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई है। ये बड़ी बात हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता बता रहे हैं। जितनी उम्मीद थी उतने वोट इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को तो नहीं मिले, लेकिन एनडीए अलायंस के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्हें ज्यादा वोट मिले हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि कुल मिलाकर 14 विपक्षी सांसद ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 15 सांसदों ने जानबूझकर वोट गलत किया, ऐसा दावा किया जा रहा है जो संजय जायसवाल है उनकी तरफ से। और इस बीच पवन गौड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए को अपने लिए उम्मीद तो थी ही, लेकिन इंडिया अलायंस ने अपना उम्मीदवार उतारा। उस दौरान इस तरीके की बातें हो रही थी कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो और इसका फायदा कहीं इंडिया अलायंस के उम्मीदवार का ना हो, क्योंकि बहुत तरीके से सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रहे थे। क्रॉस वोटिंग हुई जरूर, लेकिन फायदा उसका एनडीए के उम्मीदवार को हुआ है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार हमारे बीजेपी सूत्रों से लगातार बात हो रही थी, उनका कहना यह था कि कई सारे विपक्ष के जो सांसद हैं वो उनके संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं वो उसका लाभ जो है जब वोटिंग होगी तो उसको मिल सकता है। और देखने को मिला कि कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, जिस तरह से कई सारे जो बीजेपी के सांसद हैं वो दावा कर रहे हैं 14 वोट जो है वो विपक्षी सांसदों को मिले। उसके साथ साथ 14 वोट से ज्यादा 15 वोट जो है वो इनवैलिड भी हुए। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं एनडीए उम्मीदवार को ही सपोर्ट किया है कि 15 वोट
कैंसिल हुई और 14 वोट जो है वो क्रॉस वोटिंग हुई एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस समय मैं यहां खड़ा हुआ हूं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर, और यहीं जो है वो थोड़ी देर में सीपी राधाकृष्णन जो देश के उपराष्ट्रपति चुने जाने वाले हैं या जीत की उनकी घोषणा हो गई है, वो यहां पहुंचने वाले हैं। उससे पहले यहां जश्न की तैयारी पूरी है। यहां जो है जिनका गेट है प्रहलाद जोशी का, उनके दोनों तरफ में अलग अलग नृत्य की और वो यहाँ आयोजन रखे गए हैं। देश के 4 कोने तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ता हुआ उस पर नजर हमारी बनी हुई है। तस्वीरें आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अंकित आपका और पवन आपका भी। आगे बढ़ते हैं और बात नेपाल में तख्ता पलट की करते हैं। तो सबसे पहले बात नेपाल की ही करेंगे, क्योंकि कल से नेपाल के हालात की चर्चा भारत के हर शहर और हर घर में हो रही है। जेनजी विद्रोह के दूसरे दिन नेपाल से कई बड़े अपडेट और हिंसा के वीडियोस सामने आए हैं। लेकिन शुरुआत एक संयोग वाली तस्वीर के साथ करते हैं। आपको बता दें, पहली तस्वीर जुलाई 2024 की है। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चीन का दौरा किया। दौरे के बाद बांग्लादेश पे तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। दूसरी तस्वीर हाल ही में चीन में हुए शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ बैठक की है। केपी शर्मा ओली ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। अब ओली को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा है। ओली को काठमांडू छोड़कर सेना के हेलीकॉप्टर से अज्ञात जगह पर जाना पड़ा है। यानी भारत के पड़ोस में एक और देश के अंदर सत्ता का तख्ता पलट हो चुका है। ओली सरकार गिरने के बाद नेपाल में किसका शासन होगा, अब ये संकट गहरा गया है। लेकिन आपके लिए नेपाल विद्रोह के दूसरे दिन से जुड़े बड़े अपडेट्स के बारे में जानना जरूरी है। नेपाल में जेनजी विद्रोह के दूसरे दिन सुबह से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है वो भी जान लीजिए। नेपाल में जारी प्रदर्शनों में 24 लोगों की जान जा चुकी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद छोड़ दिया है। नेपाल में सेना ने नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह को अंतरिम पीएम बनाने की मांग की जा रही है। नेपाल में संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन में आगजनी की गई है। नेपाल में कई मंत्रियों के घरों को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया है। नेपाल में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का ऑर्डर देने वाले डीएसपी की पीट कर हत्या कर दी गई है। इसके अलावा नेपाल के पूर्व पीएम झालानाथ की पत्नी की हत्या की खबर भी सामने आ रही है। इसके साथ ही नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री देउबा के घर पर हमला किया गया है। देउबा के साथ मारपीट की गई और प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने उनकी पत्नी को भी पीटा। पूर्व पीएम देउबा की पत्नी मौजूदा वक्त में नेपाल की विदेश मंत्री थी। इसके अलावा वित्त मंत्री समेत कई मंत्रियों को बेरहमी से पीटा गया है। अब आपको आज सुबह प्रदर्शन शुरू होने के बाद से पीएम ओली का इस्तीफा होने तक जेनजी क्रांति की वीडियो टाइमलाइन दिखाते हैं। जेनजी विद्रोह के पहले दिन की ज्वाला देखकर ओली सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया बैन हटा दिया। हालांकि ओली सरकार के इस फैसले के बाद भी क्रांति की आग नहीं बुझी।
9 सितंबर की सुबह से काठमांडू में नेपाली संसद के आसपास युवा प्रदर्शनकारी एक बार फिर जमा होना शुरू हुए। प्रदर्शनकारियों को संसद में घुसने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। कई जगहों पर सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। इस तरफ पुलिस है, उधर से पत्थर आ रहा है और इधर आगजनी के बाद उधर लोग तैयार हो रहे हैं। चार दीवारी के साथ साथ अंदर सेना और पुलिस है और बाहर जनता है। और ये सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको काठमांडू की उन सड़कों से दिखा रहा है जहां पर पुलिस और जनता के बीच में संघर्ष चल रहा है। धीरे धीरे काठमांडू के अलावा नेपाल के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शनकारियों की भीड़ सड़कों पर बढ़ना शुरू हो गई। कुछ ही घंटों के भीतर बेकाबू भीड़ ने नेपाल के मंत्रियों के घरों पर धावा बोल दिया। सुबह करीब 11:05 पर एक के बाद एक विदेश मंत्री, गृह मंत्री, ऊर्जा मंत्री के घरों में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ मंत्रियों के घरों में घुस गई और जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इसके बाद नेपाल में हालात सुरक्षा बलों के हाथ से निकलते चले गए। नेपाली सरकार के मंत्रियों के बीच इस्तीफा देने की भगदड़ मच गई। सुबह 11:30 बजे तक कई मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दे दिया। अब एक बार फिर से नेपाल में चारों तरफ विरोध प्रदर्शन और हिंसा की शुरुआत हो चुकी थी। दोपहर 12:05 पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ राष्ट्रपति के निजी आवास में घुस गई और अंदर जमकर तोड़फोड़ की। जगह जगह कंटीली तारें लगाकर सेना के जवानों को तैनात किया गया है। भीड़ गेट को तोड़ते हुए अंदर घुस भी जाती है तो किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर उसे घुसने से रोकना है कि यहां पर फायरिंग की भी नौबत आ जाए। जिस तरह से पुलिस डटी हुई है और उसने भीड़ को गेट से खदेड़ा है। नेपाल में चारों तरफ क्रांति के शोले धधक उठे। दोपहर 12:45 पर काठमांडू के होटलों में आगजनी शुरू हो गई। हिल्टन होटल में प्रदर्शनकारियों की भीड़ घुस गई और होटल को आग के हवाले कर दिया। कई गाड़ियों के शोरूम में भी आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगातार संसद में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। हालांकि संसद के चारों तरफ सेना का घेरा था, लेकिन दोपहर 1:05 पर प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए संसद में दाखिल हो गए। संसद में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने कब्जा कर लिया। ये देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है। 21-22 अब नंबर कितना है पता नहीं, 500 से जितना है सब इंजर्ड हुआ है। अब ये स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा। ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो गोली का शासन ऐसा नहीं चलता है। संसद भवन ने पूरे जनता ने मिलके, जेनजी ने मिलके आज आग लगा दिया है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। हालात को देखते हुए नेपाली पुलिस ने कई मंत्रियों को सुरक्षा देने से मना कर दिया। सेना ने भी पीएम ओली से पद छोड़ने के लिए कहा। आखिरकार चारों तरफ से बढ़ते दबाव और विद्रोह की चिंगारी देखकर दोपहर 2:15 पर पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद सेना के हेलीकॉप्टर से केपी शर्मा ओली को अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की सड़कों पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। इसके बाद दोपहर 2:45 पर केपी ओली के आवास में बेकाबू भीड़ ने धावा बोलकर आग लगा दी। ओली के घर में आगजनी का जो वीडियो सामने आया उसमें प्रदर्शनकारी घर के सामान को जलाते और तोड़फोड़ करते दिखे। फिलहाल ओली के इस्तीफे के बाद भी नेपाल में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों से हिंसा छोड़कर बातचीत की अपील की है। अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि नेपाल में प्रदर्शनकारियों की बड़ी मांगे क्या हैं। इनमें से कौन सी मांगे पूरी हो चुकी हैं और कौन सी पूरी होना बाकी है। तो पहली मांग यही थी कि सोशल मीडिया से बैन को हटाया जाए, जो कई घंटे पहले ही पूरी हो गई। दूसरी मांग थी कि केपी ओली पीएम का पद छोड़ें। युवा आंदोलन के 24 घंटे के भीतर ये भी हो गया। तीसरी मांग है कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन हो। चौथी मांग यह है कि सरकार के भ्रष्टाचार की जांच की जाए और जवाबदेही तय की जाए, क्योंकि भले ही सोशल मीडिया पर बैन ने इस विद्रोह को भड़काने वाली चिंगारी के तौर पर काम किया, लेकिन इस क्रांति के पीछे लंबे समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ धधक रही गुस्से की ज्वाला थी। नेपाल के युवाओं में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा था कि मंत्रियों और नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, महंगी लाइफस्टाइल जीते हैं। इसके खिलाफ नेपाली युवाओं के बीच कुछ दिनों से नेपो बेबी कैंपेन ट्रेंड कर रहा था। इस कैंपेन के तहत सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो शेयर किए गए जिसमें नेपाली नेताओं और मंत्रियों के बच्चे विदेशों में घूमते मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ वायरल वीडियोस इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है।
तो एक तरफ नेपाल में भ्रष्टाचार है, नेपोटिज्म है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ जो लोग सरकार में बैठे हैं उनके बच्चे विदेशों में रहकर जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। इसलिए विद्रोह के दूसरे दिन प्रदर्शनकारियों की तरफ से जब नारेबाजी की गई तो एक नारा काफी ट्रेंड हुआ। ये नारा था, हमारे टैक्स और तुम्हारी रईसी। इससे समझा जा सकता है कि नेपाल के युवाओं में नेता मंत्रियों के बच्चों के लाइफस्टाइल को लेकर किस कदर नाराजगी थी। इसके अलावा नेपाल में बीते 4 सालों में भ्रष्टाचार के 3 बड़े मामले सामने आए, जिसने युवाओं में आक्रोश की आग को और ज्यादा भड़काने का काम किया। 2021 में 54,600 करोड़ का गिरिबंधु भूमि स्वैप घोटाला सामने आया। 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला सामने आया। 2024 में 69,600 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव वित्तीय घोटाला हुआ, जिससे युवाओं का गुस्सा हद पार कर गया। जुलाई 2024 में जब ओली फिर से पीएम के पद पर बैठे तो युवाओं में नई सरकार को लेकर उम्मीद जगी थी, लेकिन ओली सरकार के बाद भी करप्शन का ट्रेंड बढ़ता गया और नतीजा उनके तख्ता पलट की शक्ल में सामने आया। अगर मैं तो ये लगता है कि स्वतः युवा विस्फोट हुआ है। उसके कई कारण हैं, बेरोजगारी, कुप्रशासन, कुशासन, आर्थिक मंदी, व्यापक भ्रष्टाचार। केपी ओली प्रचंड जैसे लीडर, वो उनका झुकाव चीन की तरफ था और चीन नेपाल की अंदरूनी राजनीति में भी काफी पारदर्शी तरीके से हस्तक्षेप करता आ रहा है। अब हम आपको नेपाल के संकट से जुड़ी ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कहीं और देखी हो। क्या आप जानते हैं कि नेपाल के राजनीतिक संकट के पीछे एक बड़ा फैक्टर जातिवाद भी माना जा रहा है। नेपाल की जनता में सालों से इस बात को लेकर भी नाराजगी रही है कि नेपाल की सरकारों और सरकारी व्यवस्था में ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। नेपाल में ब्राह्मणों को बाहुन कहा जाता है। नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, संसद के स्पीकर जैसे पदों पर ब्राह्मण बैठते रहे हैं। ऐसा तब है जब नेपाल में ब्राह्मणों की आबादी महज 12.2% है, लेकिन हर क्षेत्र में इनका दबदबा है। नेपाल में सबसे बड़ा जातीय समूह क्षेत्रीय है, भारत में जिन्हें क्षत्रिय या फिर राजपूत कहा जाता है। नेपाल में क्षेत्रीय 16.6% है। ब्राह्मण और क्षेत्रीय को ही नेपाल में खस आर्य कहा जाता है। नेपाल में खस आर्य की कुल आबादी करीब 29% है। नेपाल की संसद में तो खस आर्य का ही दबदबा रहा है। केपी ओली भी ब्राह्मण समुदाय से ही आते हैं। इसके अलावा पूर्व पीएम प्रचंड भी ब्राह्मण ही थे। ये भी एक वजह रही कि नेपाल में दूसरी जातियों को समान अवसर नहीं मिले, जिसने कहीं ना कहीं सरकारों के प्रति आक्रोश की मात्रा को बढ़ाने का काम किया। सवाल उठने लगे कि नेपाल में कम्युनिस्ट राज है या फिर ब्राह्मण राज। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत के एक और पड़ोसी देश में राजनीतिक अस्थिरता का संकट गहरा गया है, तो ये हमारे देश की सुरक्षा और कूटनीति के लिहाज से कितना गंभीर है। आपको मैप के जरिए भारत के आसपास के देशों में क्या हालात हैं वो दिखाते हैं, वो समझना जरूरी है। यहाँ आपको भारत नजर आ रहा है और इसकी जो तमाम पड़ोसी इस नक्शे पर आपको नजर आ रहे हैं, वहां पर अभी हालात क्या है उसे समझिए। नेपाल से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि ताजा हालात यहीं पर बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। सिविल वॉर, गृह युद्ध जैसे हालात है, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल नेपाल में है। म्यांमार की बात करें तो 2021 से ही यहाँ सिविल वॉर जैसे हालात है, गृह युद्ध जैसे हालात म्यांमार देख रहा है। श्रीलंका में क्या हुआ था वो तस्वीरें भी किसी से नहीं छुपी। गृह युद्ध के बाद यहाँ पर आर्थिक संकट बहुत ज्यादा गहरा गया। बांग्लादेश की जो सियासी अस्थिरता है उसकी भी तस्वीरें हम सभी ने देखी, हमारा एक और पड़ोसी। और इसके बाद मालदीव की बात करें तो चीन के कर्ज का संकट इस पर लगातार बना हुआ है। नेपाल भारत और चीन के बीच में एक तटस्थ राष्ट्र है और अब जब भारत और चीन के संबंध पहले से थोड़े सुधरने लगे हैं, ऐसी परिस्थिति में नेपाल में इस तरह का माहौल बनना हमारे इस पूरे प्रभाग के लिए, दक्षिण एशिया के लिए एक नई चुनौती प्रस्तुत कर सकता है। नेपाल के जन संग्राम के बाद एक और संग्राम की बात करते हैं और ये संग्राम हमारे अपने देश पर छिड़ा है। इस संग्राम के केंद्र में किसान है जो खाद की एक बोरी के लिए जंग लड़ रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक किसान खाद के लिए लाइन में लगा हुआ है। धूप हो या बरसात, दिन हो या फिर रात, किसान खाद वितरण केंद्रों पर खाद की बोरी का इंतजार कर रहा है। सबसे बुरे हाल मध्य प्रदेश के हैं, जहां कई जिलों में किसानों को खाद ढूंढे नहीं मिल रही है।
वितरण केंद्र में खाद अगर आ भी गई है तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि किसानों को खाद मिल ही जाएगी। यहाँ खाद की जगह किसानों को लाठियां जरूर मिल रही। आपको 3 तस्वीरें दिखाती हूं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की है, जहां किसानों के लिए खाद एक खोज बन गई है। किसान रो रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। दूसरी तस्वीर तेलंगाना के खम्मम की है, जहां खाद के लिए महिला किसानों की लाइन लगी है। यहाँ एक महिला किसान बेहोश हो गई लेकिन उसे खाद नहीं मिली। तीसरी तस्वीर राजस्थान की है। यहाँ खाद के लिए तो नहीं, लेकिन किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये वही अन्नदाता हैं जो देश का पेट भरने के लिए खेतों में फसलें उगाता है, लेकिन इन किसानों के खेतों में फसल तब उगेगी जब इन्हें खाद मिलेगी, जिसके लिए देश का किसान लाठियां खा रहा है। बस यही तो तस्वीर देखनी बाकी रह गई थी मोहन यादव जी। ये आपके मध्य प्रदेश के भिंड की तस्वीर है, जहां किसानों को खाद मांगने पर लाठियां मिल रही हैं। खेतों में बुआई का समय नजदीक आ चुका है, लेकिन किसान खेतों में नहीं, वितरण केंद्र पर खाद के आंसू रो रहा है। भिंड के सहकारी खाद वितरण केंद्र पर आए किसानों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिसपे कई किसान घायल हो गए। खाद में लाइन में बैठे थे, खड़े हो गए, थोड़े खड़े हो गए, लठ मारे। आपके चोट आई है? चोट आई है। अन्नदाता पर लाठीचार्ज की खबर पुलिस अधीक्षक तक पहुंची तो पुलिस अधीक्षक असीत यादव ने कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज करने वाले कांस्टेबल रामराज गुर्जर को निलंबित कर दिया। वो खाद खिलाने आदमी खड़े थे तो वो लट्ठे दे रहा हो तो आदमी में खाली खड़े रहते आदमी वहाँ। अच्छा हाँ, इस पे वो आके डंडा बजाने लगा। ये कोई नियम की बात है? एसडीएम साहब खुद खड़े थे, उनके सामने डंडा बज रहा था। मध्य प्रदेश की एक और तस्वीर देखिए। ये एमपी का मेहर जिला है। यहाँ किसान सुबह खाद वितरण केंद्र के सामने आकर बैठता है। उसकी सुबह दोपहर रात सब वितरण केंद्र के बाहर ही बीत रही है। इसमें महिला और पुरुष किसान दोनों हैं। हम बाल बच्चे छाड़ के यहाँ सारी रात गुजार रहे हैं। क्या कोई खा ले मर जाए उसको दिखाइए नहीं है कोई। भूखे प्यासे यहाँ पड़े हैं। इस रोटी के लिए ही देश की 140 करोड़ आबादी संघर्ष कर रही है, लेकिन जिस खेत में अनाज होना है, जिस अनाज से रोटी बननी है, जिस रोटी से आपका और हमारा पेट भरना है, उसे उगाने वाले किसान का पेट खाली है। मध्य प्रदेश के रीवा की इस तस्वीर को देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किसी सरकारी नौकरी में भर्ती की भीड़ है तो आप गलत हैं। ये देश का किसान है जो इस बात का इंतजार कर रहा है कि उनकी किस्मत में आज के दिन खाद की बोरी मिलना लिखा हो। जितनी लंबी लाइन है उससे भी लंबा इंतजार। तभी एक आवाज आती है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, जिनकी रसीद कट गई है वो चौराहा के गोदाम से जाकर के खाद प्राप्त कर। रीवा में 8 सितंबर से नई खाद की खेप का वितरण शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद व्यवस्थाओं में सुधार तो दिखा है, लेकिन अब भी बहुत से किसानों को खाद नहीं मिल रही। एमपी की तरह तेलंगाना का किसान भी खाद के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। 19 अगस्त को तेलंगाना के सांसदों ने खाद की कमी को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। अगर सुधार हुआ होता तो कई घंटों से लाइन में लगी ये महिला किसान बेहोश न होती। राजस्थान की तस्वीर भी देख लीजिए। झालावाड़ में मिनी सचिवालय के सामने हाईवे पर किसान पूड़ियां छान रहा है। यहाँ किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, सरकारों के आगे हमारा अधिकार मांग रहे हैं, वो लेकर रहेंगे। किसानों की मांग है कि झालावाड़ की सहकारी समिति की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। जिन समितियों में गड़बड़ियां हुई हैं, उनमें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। जिले के किसानों को मुआवजा और बीमा का लाभ मिले। कहीं किसान लाइन में खड़ा है, कहीं सड़क पर बैठा है, कहीं लाठियां खा रहा है, लेकिन सरकारें अन्नदाता की इस बेबसी पर चुप है। देश के कई राज्यों में किसान खाद के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।
सरकारों की तरफ से किसानों की बात तो होती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ये समय अन्नदाता के लिए, फसल के लिए खेत तैयार करने का समय है, लेकिन किसान खाद वितरण केंद्र पर खड़ा है। किसान के लिए समय खरीफ की फसलों को लगाने का है, लेकिन किसान खाद के लिए लाठियां खा रहा है। किसान इस समय खेत में सिंचाई की तैयारी करता है, लेकिन इस वक्त किसान एक बोरी खाद का इंतजार कर रहा है। किसान को फसलों में खाद डालने का समय है ये, लेकिन खाद तब डलेगी जब खाद मिलेगी। तो ये हालात हैं हमारे किसानों के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।